आइए डिमोनेटाइजेशन के दूसरे वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके निकटगामी दूरगामी परिणाम क्या है। पहले में हमने ये जाना था कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार क्या कारण थे जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी को लाना पड़ा, और अब ये जानने की कोशिश करेंगे इसके निकटगामी और दूरगामी परिणाम क्या होंगे। देखिए, सबसे पहला परिणाम जो आपके सामने नजर आने वाला है और वो इस फॉर्म में नजर आएगा कि जितना पैसा है वो बैंकिंग सेक्टर में पैसा बढ़ जाएगा। दरअसल हमारे घरों में पैसा होता है, जो माताओं बहनों ने रखा होता है, जो व्यक्ति अपनी बचत में रखता है, वो सारा पैसा भले ही सफेद पैसा हो, व्हाइट मनी हो, लेकिन वो पैसा आपके घर के तिजोरी के अंदर है। जो पैसा घर की तिजोरी के अंदर है वो पैसा कभी भी किसी भी काम नहीं आएगा, उसको डेड मनी कहा जाता है। जब वो पैसा बैंक में जाएगा तो बैंक वो पैसे को आगे किसी और को दे सकता है, जिससे कोई और इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है, कोई और एम्प्लॉयमेंट के रोजगार की अवसर प्रदान हो सकती है, तो उसके लिए वो पैसा बेसिकली बैंक के अंदर आ जाएगा। ये बहुत पहला आवश्यक कारण आपको नजर आएगा कि पैसा बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा, जाली मनी हट जाएगा। तो जो एक्चुअल जेन्युइन पैसा, इसमें मैंने आपको काले धन की बात नहीं करी, मैंने कहा जो जेन्युइन पैसा है वो बैंकों में आ जाएगा। ऐसी उम्मीद की जाती है कि बैंकों के अंदर जो पैसा है वो हमारी ओरिजिनल करेंसी में 50% से ऊपर आ जाएगा। उससे क्या होगा, बैंकों के लिए पैसे को देना और लोन देना बहुत आसान है। बहुत लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि बैंकों के 6 लाख करोड़ का, इतने लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो चुका है, इसकी वजह से सरकार ने पॉलिसी करी है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं किसी पर्टिकुलर दल के लिए किया है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए किया है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, जो लोग ये समझते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पैसा दिया गया है, आप ये पहली बात ये समझिए, जिस भी ग्रुप के लिए पैसा लिया गया, पहली बात तो 2-4 सालों में नहीं लिया गया। मैं इस वक्त की प्रेजेंट सरकार की हिमायती नहीं हूं, लेकिन एक फैक्ट बताने वाला हूं कि पिछले 10 साल से प्रोसेस चल रही है, 50-20 साल से प्रोसेस चल रही है और बैंकों का लोन बढ़ता गया। और अब उस लोन को पूरा करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सरकार का अधिकार है उस पैसे को पूरा करना। सरकार उस पैसे को कैसे पूरा कर सकती है? जो लोग आज समझते हैं कि आम जनता को खड़ा करके पैसा बैंकों में डाल दिया किसी उद्योगपति के लिए, वो एक बात समझे, सरकार नया टैक्स लगा करके आपका वो पैसा नया आपसे ले सकती है। सरकार को क्या परेशानी है? नया कर्जा लेकर आप पर विदेशों से कर्जा लेकर उसको कर सकती है, क्योंकि सरकार को पैसा तो करना है। वो बात वो देखिए, वो तो होगा ही होगा बैंकों, क्योंकि नेशनलाइज बैंक है ना जी। कल को कल्प्रिट पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते एक अलग बात है, लेकिन सरकार उसके लिए डिमोनेटाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो पैसा वैसे भी हो जाना है, वो तो सरकार ने पैसा वैसे भी देना है बैंकों को। लेकिन हाँ, आगे के लिए जो आज उद्योगपति है उसके लिए पैसा आसान हो जाएगा। अब देखिए, मैं यहां पर बताऊं, 2 प्रकार के डिफॉल्टर बैंक में होते हैं मोटा मोटी तरीके से। एक वो डिफॉल्टर होता है जिसने शुरू से ही पैसा जानबूझ के गलत तिकड़म लगा करके पैसा ले लिया और उसने पैसा वापस नहीं करना था, नंबर 1। नंबर 2, उस प्रकार का उद्योगपति होता है जिसने पैसा लिया था उद्योग चलाने के लिए, लेकिन किसी कारण से उसका उद्योग चल नहीं पाया और वो पैसा चलाना चाहता है, लेकिन उसके पास अब सेकंड इंस्टॉलमेंट बैंक उसको नहीं दे पा रही है। जो कम से कम सेकंड वाला व्यापारी है, दूसरे किस्म का व्यापारी, जिसको अब थोड़ा पैसा और चाहिए उस इंडस्ट्री को दोबारा से नए सिरे से बूस्टअप करने के लिए, उसको कम से कम आज पैसा मिल जाएगा। जो चोरी करने वाला वो तो कर ही रहा है, उसको अब भूल जाइए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके लिए पैसा आसानी से बैंक दे पाएगा। आज तक बैंक दे क्यों नहीं पाया? बैंक जेन्युइनिटी जानते हुए भी नहीं दे पाता, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है। अब पैसा बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगा। अगला देखिए, जब पैसा बैंकिंग में आ जाएगा तो वो पैसा इफेक्टिव सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल पैसा जब बैंक में आ जाएगा तो वो किसी इंडस्ट्री में चला जाएगा, किसी एम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा, किसी और सकारात्मक रूप में चला जाएगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में चला जाए, तो वो उससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, सरकार की आय बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगला देखिए, हमारे पास सरकार का आज जो 5.5-6 लाख करोड़ रुपया सरकार का फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत बढ़ जाएगा। देखिए क्या है, हमारे यहाँ टैक्स जीडीपी का लगभग 14% के आसपास आता है, कोई भी सारे टैक्स मिला लीजिए, जबकि कोई भी विकसित इकोनॉमी लगभग 30% टैक्स लेती है। अब हमें 16% टैक्स और लेना, तो कहां से लेंगे? आपके ऊपर सीधा टैक्स का बोझ लाद दें, बताइए आप ले लेंगे क्या? आप लोग बवाल खुद शुरू कर देंगे। तो वो कोई रास्ता निकालना था कि रेवेन्यू बढ़े। रेवेन्यू के लिए क्या आवश्यक है? रेवेन्यू के लिए इंडस्ट्री का बढ़ना आवश्यक है, रोजगार का बढ़ना आवश्यक है। रेवेन्यू का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये इतिहास में देखा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप टैक्स का बढ़ा दीजिए, लोग टैक्स की चोरी करते हैं, लेकिन आप रेट ऑफ टैक्स कम कर दीजिए, लोग रेवेन्यू ज्यादा देते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दीजिए, आप ज्यादा फायदा होगा। तो सरकार का फिजिकल डेफिसिट इसमें इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ये मैंने अभी आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट बूस्ट हो जाएगा। अब इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी तो
देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खड़ा हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सेलिंग सेक्टर खड़ा हो जाएगा, मार्केटिंग सेक्टर खड़ा हो जाएगा। इन सब सेक्टरों में जब सामान बिकेगा तो सरकार को किसी ना किसी रूप में रेवेन्यू आ जाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स की फॉर्म में आए, चाहे सेल्स टैक्स की फॉर्म में आए, सरकार के पास रेवेन्यू किसी ना किसी फॉर्म में आ जाएगा। तो सरकार के पास इन टोटल अच्छा खासा पैसा आ जाएगा और मुझे तो उम्मीद है कि इस साल सरकार का फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हो जाना चाहिए। अब ये तो आप अभी भी देख सकते होंगे कि समाचार आ भी चुके हैं, रिपोर्टें भी आ चुकी हैं कि टेररिज्म की कोई घटनाएं नहीं हो रही, क्योंकि जितना लोग टेररिज्म को फंड करते हैं, अब उसमें भारत के अंदर के लोग भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जो कोई भी लोग हैं। आप ये बोले एक सरकार के लोग हैं, दूसरे छोड़िए उसका वो, लेकिन जिसको भी टेररिज्म के लिए फंड किया जाता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कैश क्रंच आ जाएगा। पैसा देकर आप लोगों से काम करवाते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर टेररिज्म डिक्रीज अभी हो चुका है, नक्सलवाद डिक्रीज अभी हो चुका है, टेररिज्म डिक्रीज हो चुका है, इसका मतलब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है आर्टिफिशियल रूप से। उतना आतंकवाद है नहीं, वो बनाया जा रहा है किसी ना किसी के थ्रू, चाहे वो विदेशी ताकतें हैं चाहे देशी ताकतें हैं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु वो बढ़ाया जा रहा है। तो जो वाकई असली में टेररिज्म के लिए जो हम चिल्ला रहे हैं वो कहीं से बढ़ावा उसको मिलता है। तो कश्मीर के लोगों में आज भी वही है, 15 दिन पहले भी वही थे, महीना पहले भी वही थे। तो महीना पहले वो पत्थर फेंकते थे वहां के लोग, अब हम कहते पता नहीं किसने फेंक दिया। आज पत्थर नहीं फेंक पा रहे हैं, कारण पैसा नहीं। इसका मतलब कोई पैसे से पत्थर फेंकवाता है। और अगर रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर कश्मीर की स्थिति में हो जाएगी, तो समझिए टेररिज्म अपने आप कम हो जाएगा। मैं तो कई बार ये सजेशन के रूप में मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिए इंडस्ट्री लॉस में हो चाहे, लेकिन कश्मीर में लगाए इंडस्ट्री सरकार, चाहे इंडस्ट्री लॉस में हो, 10 घंटे युवा को काम दे, काम बिल्कुल बेकार काम हो कोई बात नहीं, लेकिन वो काम में बिजी रहेगा, उसको पैसा मिलेगा, वो अपने आप इस मेन लाइन से हट जाएगा। आप उसको मौका दे रहे हैं, आप उसके पास नौकरी नहीं है, कुछ काम नहीं है, 2 वक्त का पैसा नहीं है, तो कोई उसको समझाता है मैं तुझे 500 रुपए दे दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, बम फेंक दे, वो बेचारा फेंक देता है। उसकी भी मजबूरी समझिए आप उसको। तो इसको रोकने का ये तरीका बहुत अच्छा है, टेररिज्म रुक जाएगा आपका। अब दूसरा, बहुत ज्यादा पैसा हम लोग नंबर 2 के काम में पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, मकानों में, दुकानों में। असल में क्या है, रियल एस्टेट के अंदर जो पैसा लगाने की बारी आई है, सोचने की बारी है, ये भी हमने अमेरिका से सीखा है। अमेरिका में 11 करोड़ परिवारों के लिए 14 करोड़ मकान है आज। वो मकान ज्यादा इसके लिए बना दिए जाते हैं कि जीडीपी इंक्रीज नजर आती है, लेकिन वो इन्फ्लेटेड है। असल में उस जीडीपी में यूज किसी ने नहीं करना। आज भी हमारे, अगर सिर्फ एनसीआर की मैं बात करूं, एनसीआर के अंदर कम से कम 2 लाख मकान ऐसे जिनका खरीदार कोई नहीं, जिसमें रहना किसी ने नहीं है, खरीदार नहीं है। और अगर आप ये जोड़े कि वाकई लोग कितने रहने वाले, तो आपको 5-7 लाख ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मकान लेके लोगों ने छोड़ दिए हैं, किराए के लिए छोड़े हैं। अब वो जब लोग नहीं है तो क्या करना उन मकानों का, तो उससे क्या होता है, आर्टिफिशियली प्राइस एस्केलेट हो जाती है। जो असली मकान खरीदने वाला व्यक्ति है उसको परेशानी होती है, क्योंकि उसके लिए प्राइस बढ़ चुकी है, ब्लैक मनी की वजह से प्राइस बढ़ चुकी है। हम माने या ना माने, आज हालत यह है कि 30-40% ब्लैक का पैसा प्रॉपर्टी में जाता है। अब उसको लगाम लगेगी, वाइट का पैसा आएगा, सिर्फ बैंकों के थ्रू पैसा आएगा, तो प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी। ये होनी भी शुरू हो चुकी है। तो जिसके पास एक्चुअली में, जिसको मकान की जरूरत है, वो खरीदेगा, वो उसका फायदा उठाएगा, बाकी लोग उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। हमारे देश में दूसरा काला पैसा या कैश का पैसा बहुत ज्यादा गोल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए, हमारा लगभग 13% पूरे इंपोर्ट का बिल गोल्ड का है। 60 से 62-70 बिलियन डॉलर्स हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। हमारा 235 बिलियन डॉलर के आसपास, 240 बिलियन डॉलर के अलावा हमारा टोटल इंपोर्ट है, उसमें 60 के आसपास हमारे पास सिंपल बिल हमारा वहां से निकलता है। 26%, सॉरी 13% गलत बोले, 26%। 13% तो उसका है जो हमारी कॉस्मेटिक्स खरीदी जाती है, 26% हमारा गोल्ड का है, 1/4। अब गोल्ड का जब इतना अधिक आप लेते हैं तो वो बंद हो जाएगा हमारे, और ये भी है हमारे यहाँ मोह भी है गोल्ड का। देखिए सीधी बात है, शादियों में बेटी को देना, घर में रखना, ये मोह भी है। कहीं पर हमको ये मोह तोड़ना पड़ेगा। एक समय था हमारे पास सरप्लस पैसे का गोल्ड लेना ठीक था, वो आज से 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, मतलब 2000 साल पहले, 5000 साल पहले वो ठीक था, लेकिन आज वो चीज शायद ठीक नहीं है। तो गोल्ड इंपोर्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब आपको गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको डॉलर नहीं चाहिए होगा, और साथ में आप अननेसेसरी इंपोर्ट खत्म कर देंगे। क्योंकि जितना काला पैसा लगता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बार बार बताया था कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कोई दम नहीं है, चाहे वो फेयर एंड लवली, कोई भी XYZ ले लीजिए, उसमें दम नहीं है, लेकिन लोग पैसा वहां लगाते हैं। तो वो सब बंद हो जाएगा, अननेसेसरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, और इसके बाद आपको डॉलर कम चाहिए होगा। इसके इमीडिएटली इंपोर्ट रिड्यूस, डॉलर स्टेबल बन जाएगा आपका। अगली बात आपके पास आएगी,
बैंक्स के बाद, ये तो पुरानी बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इसमें जो पैसा, ये वाला पैसा जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया करते थे, वो लोग पैसा फिर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे घूम फिर के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे? रियल एस्टेट हमने रोक दिया उनका, गोल्ड रोक दिया, तो पैसा कहां जाएगा? बैंक्स में जाएगा। बैंक्स में जाने से कम इंटरेस्ट में वो काम चल जाएगा। फिर देखिए, जेन्युइन बायर्स को रियल एस्टेट मिलेगी, असली बायर को, तो वो उसमें प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब अगला देखिए, जीडीपी को इंप्रूवमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी आप देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी, सामान बिकेगा, प्रोड्यूस बूस्ट होगा, इन सारी चीजों से उसको फायदा होगा। अब लोग, ये एक महत्वपूर्ण है, लोग इसको सबसे कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। सिर्फ लोगों को लाइन में लगना, काला पैसा वाइट होना, ये 2 लाख से 4 लाख हो रहा है, इतने अकाउंट में धांधली हो रही, लोग इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट को लोग नहीं समझ रहे हैं कि लोग बैंकिंग की मेन स्ट्रीम में आएंगे। ये बहुत 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 बड़ा फायदा होने वाला है। बैंकिंग की मेन स्ट्रीम में लोग अगर आ जाएंगे तो लोगों की क्रेडिबिलिटी खुद खड़ी हो जाएगी, लोगों को पैसा बैंक के थ्रू चलाने की आदत पड़ जाएगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। कल को बैंकिंग से वो चीजें ट्रेसेबल हो जाएगी। आपको मैं बताऊं, सारे फाइनेंशियल क्राइम रुक जाएंगे। जितना फाइनेंशियल क्राइम होता है, वो फाइनेंशियल क्राइम इसके लिए हो पाता है, किसी ने घूस दी, किसी ने ली। सारा तो मैं नहीं मना करता जी, सारा तो दुनिया में कहीं भी नहीं हो पाए, लेकिन ज्यादा फाइनेंशियल क्राइम होते, क्योंकि पैसा आपके पास बड़ा नोट है ही नहीं, तो आप बड़ी ब्राइबिंग नहीं कर पाएंगे। आपको बैंक से पैसा सारा देना है, तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा ट्रेसेबल होगा। अभी आपको पिछले 1.5 साल पहले याद होगा, 6,000 करोड़ का बैंक ऑफ बड़ौदा का स्कैम पकड़ा गया, क्योंकि ट्रेसेबल पैसा था। भारत के एक मंत्री थे, रेल मंत्री, जिनका एम्प्लॉयमेंट में एक स्कैम पकड़ा गया, वो भी क्योंकि पैसा बैंक से था। तो बैंकिंग पैसे के फुटप्रिंट्स होती हैं, वो पकड़ सकते हैं हम उसको, इसके लिए वो सारा स्कैम बच जाएगा आपके पास। ये बहुत बड़ी चीज आपके पास होने वाली है, देखने में छोटी लग रही है। और ब्लैक मनी का जनरेशन रुक जाएगा। आज सारा कहानी ब्लैक मनी में है। देखिए, मैं आपको यहां ब्लैक मनी में भी आपको एक बात बताऊं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जीएफआई की रिपोर्ट है कि भारत विश्व में चौथा ऐसा देश है जो अपना पैसा बाहर भेज रहा है। $51 बिलियन भेजा जा रहा है। ये सरकार के आंकड़े हैं, जीएफआई के, मतलब सरकार के नहीं, ये इंटरनेशनल एजेंसी के आंकड़े हैं। सबसे ऊपर चीन है, सेकंड पे थर्ड, हम लोग चौथे नंबर पे हैं। तो ब्लैक मनी जो जनरेट होता है वो कौन सा होता है? वो सर, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ओवर इनवाइसिंग, अंडर इनवाइसिंग करते हैं, उससे होता है जो जनरेट, वो 82% वो होता है। कंट्री में तो कुल 18% ब्लैक मनी है। ये जीएफआई की रिपोर्ट है, आंकड़े में जीएफआई के दे रहा हूं आपको, आगे पीछे कुछ हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जीएफआई की रिपोर्ट के अनुसार इतना है। अब तो हमारा क्या है? अच्छा, फिर लोग कहते हैं स्विस बैंक से पैसा आ जाए। देखिए, अगर आ गया फिर जनरेट हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं उस पानी की लीकेज को बंद करना पड़ेगा। आपको पहले जनरेशन बंद करनी पड़ेगी। हमारे पास उस पानी की जनरेशन बंद हो, हमारे पास ब्लैक मनी की जनरेशन बंद हो, तो इससे जनरेशन बंद होगी। जनरेशन बंद होगी, कल को आता है नहीं आता। देखिए, हमेशा कहते हैं कि घड़े में इतना पानी रखा हो, अगर घड़े में छेद है, पानी खत्म ही हो जाएगा। तो यही हालत है, आप इस समय छेद बंद करना चाहती हैं हम घड़े का। बाकी पैसा ब्लैक मनी वहां से आना है जाना है वो देखी जाएगी बात की, लेकिन ये काम करना है, तो उससे हमारा ये हो जाएगा। मैं इस वीडियो के जरिए ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाकी और रिफॉर्मिंग के मुद्दे, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, चाहे राइट टू रिकॉल वाले मुद्दे हैं, मैं किसी भी मुद्दे का विरोधी हूं और मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉलिसी से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। पर हम ये कह रहे हैं, और इसके बावजूद भी 100% कालाधन बनना, 100% टैक्स इवेजन बंद हो जाएगा, वो नहीं होगा। कुछ हद तक होगा, और वही होना है। पूरी दुनिया में ब्लैक मनी कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको मैंने इतनी बातें कही, ये मेरी नजर में आया कि इतने फायदे होने वाले हैं इस प्रपोजल के बाद। बाकी दूसरी प्रपोजल बैंकिंग के अंदर आएगी, तीसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है।